हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे विद्युत चैप्टर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को अच्छी तरीके से समझेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो पहले इसमें फार्मूले आपको पढ़ने पड़ेंगे, फिर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है विद्युत धारा। तो पहले विद्युत धारा क्या होता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। यदि कोई चालक है, उसमें जो आवेश प्रवाह हो रहा है, जो आवेश फ्लो हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसकी दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं और इसका SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, जिसे हम लोग A से डिनोट करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यदि किसी चालक में T समय में Q कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो चालक में विद्युत धारा क्या हो जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा, Q/T, ठीक है। तो यदि हम देख लेते हैं, T की वैल्यू 1 रख देते हैं, 1 सेकेंड, और Q, यदि किसी चालक में एक कूलाम आवेश T सेकेंड में प्रवाहित हो रहा है, तो उस चालक में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा, ठीक है। फिर से देख लेते हैं। देखिए, विद्युत धारा क्या होता है कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मान लीजिए कोई चालक है, उसमें जितनी आवेश प्रवाह हो रही है और जितने समय के लिए हो रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। और इसका SI मात्रक क्या होता है, इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। कभी कभी बहुविकल्पी में पूछ देता है कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। और जैसे कि 1 एम्पियर, यदि देखिए क्या है कि यदि Q की वैल्यू हम लोग 1 रख दें, यदि 1 कूलाम आवेश T बराबर 1 है, 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित हो रहा है, तो उसमें विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, समीकरण 1 से यदि हम निकाल सकते हैं कि Q बराबर क्या हो जाएगा, IT, ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर ये करंट दिया हुआ है, धारा दिया हुआ है, 10 मिनट के लिए प्रवाहित हो रहा है। तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित आवेश, इसमें हमको क्या निकालना है, आवेश, Q की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है, I की वैल्यू दी हुई है, I कितना दिया है, 0.5 एम्पियर, और T की वैल्यू क्या दिया है, 10 मिनट। 10 मिनट को पहले हम क्या करेंगे, सेकेंड में चेंज करेंगे। सेकेंड में चेंज करने के लिए हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 600 सेकेंड, ठीक है। तो देखिए, हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, IT, तो I की वैल्यू 0.5 रख देते हैं और T की वैल्यू 600। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 300 कूलाम। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, जैसे कि क्या है कि विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित कीजिए। तो विद्युत धारा का, अभी हमने देखा कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो यदि किसी परिपथ में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो उस परिपथ में 1 एम्पियर की विद्युत धारा होती है, ठीक है। तो ये विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और इसको हम लोग जब परिभाषित करेंगे तो क्या हो जाएगा कि किसी परिपथ में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो उस परिपथ में 1 एम्पियर की विद्युत धारा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलित कीजिए। तो देखिए कि धातुओं में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से विद्युत धारा उत्पन्न होता है, ठीक है। अभी हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, कि जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है, आवेश प्रवाह हो रहा है, उसी को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश आप जानते हैं कि देखिए, E बराबर क्या होता है, इस पे आवेश, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹, ठीक है। इतने कूलाम का
ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश ई होता है, जिसका मान ई का मान क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसके मूल आवेश कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं मूल आवेश। तो 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, देखिए n बराबर क्या हो जाएगा 1 कूलाम, और इसमें इलेक्ट्रॉन अपॉन में क्या हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश अभी हमने देखा कि 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, इसको रख देंगे। फिर इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि विद्युत विभव। तो दूसरा हमारा टॉपिक क्या है इसका, विद्युत विभव। तो विद्युत विभव क्या होता है कि देखिए अनंत से आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है। माना कि क्यू कूलाम का आवेश है, ठीक है, तो उसको अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में W जूल कार्य करना पड़ा। ठीक है। तो उस बिंदु पे विद्युत विभव क्या हो जाएगा, इसे V बराबर W/Q। ठीक है। विद्युत विभव को हम V से डिनोट करते हैं, तो V बराबर क्या हो जाएगा W/Q। ठीक है। विद्युत विभव का इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है। यदि Q बराबर 1 कूलाम रख दें और जो कार्य करना पड़ा 1 जूल कार्य करना पड़ा, तो उसका विद्युत विभव कितना हो जाएगा 1 वोल्ट। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, विद्युत विभवांतर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, तो देखिए विभव के बीच के अंतर को ही हम विभवांतर कहते हैं। ठीक है। किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य ही उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाते हैं। ठीक है। अर्थात यदि किसी एक बिंदु से Q कूलाम आवेश द्वारा गति करने पे किया गया कार्य W है, तो उस बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, देखिए किया गया कार्य बटे प्रवाहित आवेश, तो ये क्या हो जाएगा W/Q। तो विभवांतर का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का यही मीन्स है कि 2 विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी लिया गया है। देखिए क्या दिया हुआ है कि 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या दिया हुआ है, विभवांतर दिया हुआ है, मतलब V की वैल्यू दिया हुआ है 12 वोल्ट। ठीक है। और Q की वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 कूलाम। ठीक है। तो हम सूत्र अभी अब देखे हैं कि V बराबर क्या होता है W/Q से। तो देखिए V बराबर W/Q से हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, W की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखिए W बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो V इंटू Q हो जाएगा। तो W बराबर क्या हो जाएगा, V की वैल्यू क्या है 12 और Q की वैल्यू है 2। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जूल मिल जाएगा 24 जूल। नेक्स्ट टॉपिक है ओम का नियम। ओम का नियम ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो ये हर एक साल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसे अच्छे से देखिएगा। देखिए ओम का नियम होता क्या है। ओम एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अपने नाम पे ही इस नियम को रखा है। ठीक है। तो इस नियम का प्रतिपादन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किया था, अतः इनके नाम के अनुसार इसे ओम का नियम कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं का मतलब जैसे ताप दाब को अपरिवर्तित रखे, तो उसके सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। यदि कि देखिए इसमें क्या है कि यदि हम भौतिक स्थिति जैसे कि ताप दाब को स्थित रखें, ठीक है, उसको अपरिवर्तित रखें, तो उसके सिरों के बीच, ठीक है, कोई चालक है, उसके सिरों के बीच जो विभवांतर होता है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। मान लेते हैं कि ये कोई चालक है जिसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना है, V वोल्ट है। ठीक है। और उसमें चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I है। तो ओम के नियम के अनुसार
क्या होगा कि जो भी होगा विभवांतर वो I के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो इस अनुक्रमानुपाती को हटा के हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं R। तो हम लोग बोलते हैं कि V बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R। ठीक है, तो जहाँ R एक क्या है, नियतांक है, ठीक है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो ओम के नियम के अनुसार ओम क्या कहते हैं, ओम एक वैज्ञानिक थे, जॉर्ज, इनका पूरा नाम क्या था, जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया था, तो इन्हीं के नाम पे रख दिया गया इस नियम को, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ओम का नियम। इस नियम के अनुसार क्या क्या कहता है यह नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है जैसे कि ताप दाब को हम लोग स्थिर रखें, उसमें कोई परिवर्तन न करें, तो उस चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई चालक है जिसके सिरों के बीच का विभवांतर क्या है, V वोल्ट है, और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I है। तो ओम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, V प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, और जहाँ यदि हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। तो हमने क्या लगाया, V बराबर I इंटू R हो गया, जहाँ पे R एक क्या है, नियतांक है। ठीक है, कांस्टेंट है, जिसे हम लोग चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए क्या दिया हुआ कि V तथा I के बीच ग्राफ। तो V तथा I, जैसे अभी हमने देखा कि ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो V और I के बीच हम ग्राफ खींचे हैं, तो वो ग्राफ कैसा होता है, तो वो ग्राफ एक क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। ठीक है, यदि हम वोल्टेज और करंट के बीच कोई ग्राफ खींचते हैं तो वो क्या होता है, वह एक सरल रेखा होता है। जैसे देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ग्राफ खींचा गया है, यहाँ पे ये I दिया हुआ करंट, और इधर क्या दिया हुआ है, वोल्टेज भी। ठीक है, तो देखिए हम इसको देखते हैं। देखिए I की वैल्यू यदि हम लोग पहला क्या रखें, 0.1। ठीक है, तो यहाँ से V की वैल्यू क्या मिलती है हमको, 0.4। तो ओम के नियम अनुसार क्या होगा, V अपॉन I की वैल्यू देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। देखिए 0.4 अपॉन 0.1, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 4/1 मीन्स 4। ऐसे देखिए अब I की वैल्यू क्या रखते हैं, I की वैल्यू रखते हैं 0.2। ठीक है, और V की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 0.8। ठीक है, तो ये देखिए 0.8 हो जाएगा। तो अब V अपॉन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 0.8 अपॉन 0.2, तो ये क्या मिलेगा, 8/2। 8/2 की वैल्यू क्या मिल गई, 4। देखिए 4। एक और देख लेते हैं। देखिए यदि हम I की वैल्यू क्या रखते हैं, I की वैल्यू 0.3 रखते हैं, तो V की वैल्यू क्या लिखा गया है, 1.2। ठीक है, तो यहाँ से हमको V अपॉन I क्या मिलेगा, V अपॉन I 1.2 अपॉन 0.3, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 12/3। 12/3 का मीन्स क्या हो जाएगा, 4। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, V अपॉन I का जो रेशियो है ये बदल नहीं रहा है, ये क्या है, एक कांस्टेंट है, इसीलिए ये क्या गया, एक सीधी रेखा, एक सरल रेखा, इसलिए इन दोनों के बीच क्या होता है, एक सरल रेखा बनता है। तो V और I के बीच हम जब ग्राफ खींचते हैं तो यह मूल बिंदु से क्या होता है, एक सरल रेखा बनाती है, इसीलिए क्या रहता है, ये स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, देखिए अभी हमने देखा कि वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, तो वैद्युत प्रतिरोध होता क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, ये क्या करता है, विद्युत धारा जो किसी चालक है यदि उसमें जो विद्युत धारा फ्लो हो रही है उसका क्या करता है, ये अपोज करता है, मतलब विरोध करता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग R से प्रदर्शित करते हैं, और इसका SI मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक है, यदि किसी चालक में I धारा प्रवाहित होती है और इसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना है, V वोल्ट, तो ओम के नियम अनुसार क्या हो जाएगा, V प्रोपोर्शनल टू I, अथवा यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं V बराबर I इंटू R। तो यहाँ से यदि हम R की वैल्यू निकालें तो देखिए R की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन आई। V का जो मात्रक होता है वोल्ट होता है। ठीक है, और I का मात्रक एम्पियर होता है, तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, तो R का मात्रक क्या होता है, वोल्ट पर एम्पियर या फिर ओम। ठीक है,
तो देखिए वे कारक जिस पे किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो ये चालक का जो प्रतिरोध है ये किस किस चीज़ पे निर्भर करता है, तो किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पे निर्भर करता है। तो पहला कारक क्या हो जाएगा, पहला कारक है कि तार की लंबाई पे, ठीक है। तो देखिए यदि किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब ये है कि कोई यदि तार जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना अधिक होगा, ठीक है। मान लेते हैं कोई तार है जिसकी लंबाई L है, तो तार जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना अधिक होगा। तो जैसे यदि लंबाई बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस का मान, प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। स्पष्ट है कि तार जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, ठीक है। तो ये तार की लंबाई पे निर्भर करता है। दूसरा क्या है कि तार की मोटाई पे, किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। जैसे कि यदि उसका क्षेत्रफल, यदि तार मोटा होगा, ठीक है, तार मोटा होगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। स्पष्ट है कि तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा कारक क्या है। तीसरा देखिए तार के पदार्थ पे, देखिए यदि विभिन्न पदार्थों के तार समान लंबाई व समान मोटाई के खींचे जाएं तो उनके प्रतिरोध भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। ये तार के पदार्थ पे भी निर्भर करता है कि वह किस मटेरियल का बना हुआ है, वो कॉपर है, एल्युमिनियम है, ठीक है, वो किस मटेरियल का बना है उस पर भी क्या करता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए क्या है कि चालक का प्रतिरोध किसके किसके ऊपर निर्भर करता है। पहला हो गया कि चालक का प्रतिरोध चालक की तार की लंबाई पे डिपेंड करता है कि तार कितना लंबा होगा, तार जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। तार की मोटाई पे, तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, ठीक है। तीसरा है कि उसके पदार्थ पे कि जो चालक का पदार्थ है वो किस मटेरियल का बना हुआ है उस पर भी वो डिपेंड करता है, ठीक है। तीनों नियम से हम देखें तो R प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, L/A, ठीक है, क्योंकि ये लंबाई पे भी डिपेंड करता है और एरिया पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ से ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के अनुक्रमानुपाती को, तो एक हम कांस्टेंट लगाते हैं, इस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रो ये क्या है, एक नियतांक है जिसका मान तार के पदार्थ पे निर्भर करता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं अथवा रजिस्टिविटी कहते हैं। तो यहाँ से देखिए यदि रो की वैल्यू हम लोग निकालें तो रो बराबर क्या हो जाएगा, RA/L, ठीक है। यहाँ रो बराबर क्या हो जाएगा, RA/L, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, उदाहरण एक एग्जांपल ले लेते हैं। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध देखिए दिया हुआ है कितना, 1200 ओम, तो उस बल्ब में 220 वोल्ट से कितनी विद्युत धारा लेगा। तो हमको क्या दिया है, देखिए R की वैल्यू दिया हुआ है, R की वैल्यू दिया हुआ है और V की वैल्यू दिया हुआ है। तो अभी हमने ओम का नियम पढ़ा है, ओम का नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, V बराबर IR। तो हमको I निकालना है, इसमें हमको क्या निकालना है, I निकालना है, धारा निकालना है। तो I बराबर देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा, I बराबर V/R। V की वैल्यू कितना है, 220 वोल्ट और R की वैल्यू 1200। जब इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, I की वैल्यू 0.18 एम्पियर। तो इस बल्ब में कितने एम्पियर के करंट जाएगा, धारा कितना जाएगा, 0.18 एम्पियर का, ठीक है। दूसरा देखिए यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली, ठीक है, का प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, 100 ओम, तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए V की वैल्यू दिया हुआ है और R की वैल्यू दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन में बस आपको क्या करना होता है, वैल्यू जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं और आपको देखना होता है क्या फाइंड आउट करना है। तो उस हिसाब से आप जो भी फार्मूले इस चैप्टर में पूरे पढ़ेंगे तो वो फार्मूले लगा के आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए अभी फिर क्या हो जाएगा, ओम के नियम के अनुसार I बराबर V/R। तो V की वैल्यू दिया हुआ, R की वैल्यू दिया है, उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.2 एम्पियर, ठीक है।
अब देखिए प्रतिरोधों का संयोजन कॉम्बिनेशन कि प्रतिरोध को हम लोग किस प्रकार जोड़े। तो प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, दूसरा होता है समांतर क्रम में। तो एक शॉर्ट देखिए श्रेणी क्रम का ये देखिए ये प्रतिरोध का सिंबल होता है, ये प्रतिरोध होता है। श्रेणी क्रम का मतलब ये होता है कि क्या करते हैं, देखिए ये एक सिरा एक ये है, इसका दूसरा सिरा ये है, ठीक है। ये प्रतिरोध का ये पहला सिरा है और ये क्या है, दूसरा सिरा। तो श्रेणी क्रम में इस प्रतिरोध को हम क्या करते हैं, कैसे जोड़ते हैं। देखिए पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को, ये दूसरा सिरा है, दूसरा प्रतिरोध है, ये मान लीजिए दूसरा प्रतिरोध है, तो दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से, और ये मान लीजिए तीन प्रतिरोध हमारे पास हैं, मान लेते हैं कि R1 R2 और R3, ठीक है, ये 2 है। तीन प्रतिरोध है, तीनों को हमको सीरीज में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए ये पहला प्रतिरोध हो गया, इस प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, ये पहला सिरा, ये देखिए ये R1 हो गया पहला प्रतिरोध, ठीक है, और ये R2 हो गया दूसरा प्रतिरोध। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध के आखिरी सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं, ये तीसरा प्रतिरोध हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसको इंड टू इंड, देखिए मतलब कि इंड टू इंड नहीं, जैसे देखिए क्या है कि ये पहला प्रतिरोध के आखिरी सिरे से दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध के आखिरी से और तीसरे के पहले से, इस प्रकार और भी जितने रेजिस्टेंस होते हैं, जितने प्रतिरोध होते हैं जोड़ सकते हैं। हमारे पास 3 है, तो 3 को जोड़ के हम एक बैटरी के द्वारा इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या मीन्स होता है कि प्रतिरोधों को सीरीज श्रेणी क्रम में संयोजन इस प्रकार होता है कि प्रतिरोध को क्रमशः जोड़ा जाए, अर्थात क्रमशः जोड़ना का मतलब देखिए इस प्रकार हम लोग इसको जोड़ेंगे, ठीक है। अर्थात किसी एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। तो ये देखिए ये जोड़ा गया है, ठीक है। तो इसमें R1 R2 R3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक सेल जिसका कुल विभवांतर V वोल्ट है से जोड़ा गया है, ठीक है। ये देखिए फिगर ये बनाया गया है, इसमें R1 R2 R3 तीन है, तीनों को देखिए जोड़ के एक सेल से जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार से सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को इस प्रकार से हम जोड़ते हैं, हम 2 प्रतिरोध 3 प्रतिरोध जितने भी होंगे इसी लाइन में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसको इसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे, इसे जोड़ते जाएंगे, जितने भी मान लीजिए R1 R2 R3 R4 जितने भी प्रतिरोध है ऐसे हम लोग सीरीज में जोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए श्रेणी क्रम में जुड़े इन प्रतिरोधों को तुल्य प्रतिरोध का मान निम्नलिखित प्रकार से निकालते हैं। अब इसका तुल्य प्रतिरोध हम लोग कैसे निकालें, अभी आपने देखा है एक सर्किट हमने ड्रॉ किया था, ये ड्रॉ किया है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध हम लोग कैसे निकालें कि इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो देखिए कि माना प्रतिरोधों के सिरे के बीच विभवांतर देखिए इसके क्या है, V1, ये V1 V2 V3 V1 V2 V3 दिया हुआ है प्रतिरोध का, और इसका कुल विभवांतर कितना दिया हुआ है, V दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए तो ओम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, V1 पहले V1 क्या हो जाएगा, V1 बराबर I R1 V2 बराबर I R2 V3 बराबर I R3। तब तो अभी हमने बताया कि कुल प्रतिरोध देखिए V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। देखिए V1 की वैल्यू अभी निकाले I R1 प्लस I R2 प्लस I R3, सब में से देखिए I कॉमन है तो I बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो हम जानते हैं ओम के नियम के अनुसार V बराबर क्या होता है, देखिए V बराबर आई आर होता है, तो इस इक्वेशन में V की वैल्यू हम लोग आई आर रख देते हैं। तो देखिए आई आर बराबर क्या हो जाएगा, ये आई बाहर रहेगा, ठीक है,
इसको अच्छे से लिख देते हैं। देखिए ये आई बाहर रहेगा, ये R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए आई से आई कैंसिल हो जाएगा तो हमको R बराबर क्या मिल जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो इसी टाइप से हम क्या करते हैं कि प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध इसी टाइप से निकालते हैं। ठीक है, जितने भी प्रतिरोध हैं उसका तुल्य प्रतिरोध बस क्या करते हैं, सभी प्रतिरोधों के योग को योग कर देते हैं, सभी को जोड़ देते हैं। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सीरीज में इस प्रकार प्रतिरोध को जोड़ते हैं। तो देखिए ये दिया हुआ है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अतः श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध प्रतिरोधों के कुल योग के बराबर होता है। अभी हमने बताया कि प्रतिरोध के कुल योग के जितने भी प्रतिरोध होंगे उसके सभी के योग के बराबर होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये एक दिया हुआ है। ठीक है, ये सेल जुड़ा हुआ है, इसमें आई एम्पेयर की आई करंट फ्लो हो रहा है और इसका जो ये R1 की वैल्यू दिया हुआ है, ये R1 है, R1 की वैल्यू दिया हुआ है 2 और R2 की वैल्यू दिया हुआ है 3 ओम। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि हमें तुल्य प्रतिरोध बताइए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है कि ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, पहले प्रतिरोध के आखिरी सिरे को दूसरे प्रतिरोध को पहले सिरे से जोड़ा गया है। तो हम इसका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाल सकते हैं, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो R बराबर R1 की वैल्यू कितना है 2, R2 की वैल्यू कितना है 3। तो R बराबर क्या मिल जाएगा, तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट देखिए कितना मिल जाएगा 5 ओम। ठीक है, अब देखिए दूसरा है समांतर क्रम में संयोजन। तो देखिए समांतर क्रम में किस प्रकार जोड़ते हैं, समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों को इंड टू इंड का मीन्स ये होता है कि देखिए इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध R1 R2 R3 के दो निश्चित बिंदुओं के बीच, दो निश्चित बिंदुओं, देखिए एक बिंदु A है दूसरा बिंदु B है, इसी के बीच में जोड़ देते हैं। ठीक है, ये देखिए 3 प्रतिरोध ये थे हमारे। ठीक है, तो इसको देखिए बस हम इसी टाइप से इंड टू इंड जोड़ देते हैं। ठीक है, ये जोड़ा गया है तथा इन दोनों निश्चित बिंदुओं के बीच सेल जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इन दोनों निश्चित बिंदु, दो निश्चित बिंदु A और B हैं, इसी के बीच हम क्या कर देते हैं, एक सेल जोड़ देते हैं। ठीक है, तो माना प्रतिरोध हो R1 R2 R3 में क्रमशः, तो जब हम देखिए क्या होता है कि इसमें अलग अलग करंट, R1 में अलग करंट जाएगा, धारा का मान अलग अलग हो जाएगा, R2 में अलग और R3 में अलग। तो R1 में मान लेते हैं I1 करंट जा रहा है, R2 में I2 और R3 में I3। तो ये धाराएं क्या हो रहे हैं, क्रमशः I1 I2 और I3 प्रवाहित हो रही हैं। तब ओम के नियम के अनुसार देखिए I1 बराबर क्या हो जाएगा V/R1, I2 बराबर V/R2 और R3 बराबर V/R3। तो यदि कुल धारा, यदि मान लेते हैं ये टोटल करंट, इस सर्किट का जो टोटल करंट है I है, तब तो I क्या हो जाएगा, I बराबर I1 I2 I3। अभी हमने I1 I2 I3 की वैल्यू निकाला है, यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो जब इसको वैल्यू रख देंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी में से V कॉमन है, तो देखिए V/R बराबर क्या हो जाएगा, V बाहर निकालेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ देखिए ये भी कट जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा 1/R। तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हमारे प्रतिरोध का समांतर संयोजन इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध इस प्रकार से निकाला जाता है। देखिए ये हमारा समांतर क्रम में संयोजन करेंगे तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस टाइप से मिलेगा। तो यह समीकरण समांतर क्रम में जोड़े गए 3 प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध के मान को दर्शाता है। देखिए यदि हम प्रतिरोधों को
श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, और उसी प्रतिरोध को जब हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। ठीक है, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास दो प्रतिरोध है। ठीक है, ये हम पहले इसको हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं। देखिए मान लेते हैं 2 ओम और 3 ओम के दो प्रतिरोध हैं। ठीक है, इसको जब हम सीरीज में जोड़ेंगे, ये भी वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है या एम पे, तो देखिए सीरीज में क्या होता है, दोनों सभी प्रतिरोधों का योग, तो प्रतिरोध का योग कर देंगे तो 2 + 3 कितना मिल जाएगा, 5 ओम। ठीक है, तो ये 5 ओम हो जाएगा। इसी अब इन्हीं प्रतिरोध को हम समांतर क्रम में, देखिए समांतर क्रम में इस प्रकार से जोड़ते हैं दो बिंदुओं के बीच। ठीक है, ये देखिए समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो जब समांतर, ये 2 है ये 3 है, जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/r बराबर 1/r1 मतलब 1/2 प्लस 1/r2 का मीन्स 1/3, तो 1/r, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 2, तो इसको इधर कर लेते हैं। तो देखिए 1/r की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5/6, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या मिल जाएगी 6/5। ठीक है, तो ये देखिए ये वैल्यू क्या मिली, कम मिली, और ये वैल्यू क्या मिली, ज़्यादा मिली। तो यही बताया गया है कि यदि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, का मान बढ़ जाता है। जो समतुल्य प्रतिरोध होता है उसका मान अधिक होता है, और यदि उन्हीं प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उसका समतुल्य प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि चित्र में R1 R2, ये R2 है। ठीक है, R3 तीन प्रतिरोध को पास्य क्रम में जोड़ा गया है। यदि इसको हम लोग क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़े हैं तो संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का व्यंजन उत्पन्न करना है। तो इसको हमको क्या करना है, व्यंजन को डिराइव करना है। अभी हमने जो किया था 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, इसी सूत्र को क्या करना है, हमको लाना है। तो देखिए इसको किस प्रकार करेंगे, ये समांतर क्रम में प्रतिरोध को समांतर क्रम में जो संयोजन किए हैं, हम क्या करेंगे, एक सर्किट बनाएंगे। ऐसे ही जिस टाइप से ये हम डिराइव किए हैं इसी टाइप से आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, ये देखिए इसको हमको क्या करना था, समांतर क्रम में जोड़ के इस टाइप से करना था। और उसके बाद देखिए उस क्वेश्चन में पहले का आंसर तो वैसे हम लोग इसको डिराइव करके दे देंगे। दूसरा देखिए और क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित चित्र में बिंदुओं ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध। देखिए ये ए है, ये सी है, इसके बीच हमको क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो देखिए 2 ओम 6 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध क्या है, समांतर क्रम में जोड़े, तो इसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ दिए। तो इसको हम लोग r' मान लेते हैं समांतर क्रम में, तो ये क्या आ जाता है कि ये 6/5 आ जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए कि अब क्या है, अब हमको कुछ सर्किट इस टाइप से देखेगी। ठीक है, तो ये देखिए 2 ओम, ये 3.5 ओम, और ये क्या आया है 5/6, 6/5, तो ये 6/5। अब क्या करेंगे, देखिए 6/5 को जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/1.2। तो सभी को पॉइंट, इसको 6/5 ना लिख के इसको क्या लिख लेते हैं 1.5। अब देखिए सभी क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो जब सीरीज में ऐड करेंगे तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा 2 + 3.5 + 1.2, तो r, तो हमको क्या मिल जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा 23516। ठीक है, 6.7 ओम। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा 6.7 ओम। नेक्स्ट देखिए एक और एग्जांपल लिया गया है कि 4 ओम 8 ओम 12 ओम तथा 24 ओम के 4 प्रतिरोध को
कुंडली में किस प्रकार संयोजित करें कि पहला इसमें क्या पूछा है कि अधिकतम हमें मिले और दूसरा क्या है कि न्यूनतम मिले। अभी हमने देखा कि अधिकतम कब मिलता है, जब हम सभी प्रतिरोधों को सीरीज में जोड़ते हैं। सीरीज में जोड़ेंगे तो उसका मान अधिकतम होगा और उसी को जब हम लोग पैरेलल में जोड़ेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, श्रेणी में जोड़ेंगे तो अधिकतम, समांतर में जोड़ेंगे तो उसका मान न्यूनतम मिलता है। तो पहले हमको अधिकतम बताना है, तो अधिकतम के लिए हम क्या करेंगे, अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए सभी प्रतिरोधों को सीरीज में जोड़ा जाना चाहिए। तो जब हम सीरीज में जोड़ दिए तो सीरीज में क्या होता है, सभी प्रतिरोधों का योग, तो सभी प्रतिरोधों का योग कर देंगे तो 48 मिल जाएगा। इसी प्रकार न्यूनतम हमको प्राप्त करना है, तो न्यूनतम प्राप्त करने के लिए सभी प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। तो समांतर क्रम में 1/r, 1/4, 1/8, 1/2 प्लस 1/24। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे 24, तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 ओम। तो आप देख सकते हैं कि अधिकतम जब सीरीज में जोड़े हैं तो अधिकतम मिला है और जब पैरेलल में जोड़े हैं तो हमें क्या मिला है, न्यूनतम मिला है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ये आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो प्रतिरोध से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है, और इसे हम लोग इस टाइप से सॉल्व करते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम अपने अगले वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और भी क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन लाएंगे। थैंक यू।